तो नाउ वी विल रीड अबाउट गवर्नमेंट्स अप्रोच। और ये जो पैराग्राफ है ये आपकी बुक का ही है एंड ये पैराग्राफ आपको पेज नंबर 16 पे मिल जाएगा। ये इम्पॉर्टेंट है, सो आई थॉट कि पूरा पैराग्राफ ही समझा दिया जाए। सबसे पहले इस पे लिखा हुआ है द इंटरम गवर्नमेंट। इंटरम मतलब होता है टेम्परेरी। तो जो टेम्परेरी गवर्नमेंट थी उन्होंने एक स्टैंड लिया कि भाई ये जो इंडिया का डिवीजन है स्मॉल स्टेट्स में, ये हम बिल्कुल भी नहीं होने देंगे। और फॉर्चुनेटली हमारे पास एक अच्छे लीडर थे जिनका नाम है सरदार पटेल। तो उस टाइम पे ही वॉज डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर एंड होम मिनिस्टर। ये इंपॉर्टेंट है कि वो उस टाइम पे क्या थे, उनकी क्या पोजीशन थी। सो ही वॉज डिप्यूटी इन प्राइम मिनिस्टर एंड होम मिनिस्टर। और उन्होंने बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल निभाया है कि जो इंडिया के टुकड़े होने वाले थे उसको बचाने के लिए। ठीक है, so he played a historical role in negotiating with the rulers of princely state firmly but diplomatically and bringing most of them into the Indian Union। यानी कि उन्होंने बहुत important रोल किया है कि जो रूलर्स थे उनके पास जाके उन्होंने नेगोशिएट किया। एंड ये वैसे इजी लगता है बट इट वाज वेरी कॉम्प्लिकेटेड टास्क बिकॉज किसी को कन्विंस करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, राइट। सो अगर हम देखें देयर वर 26 स्मॉल स्टेट्स इन टूडेज उड़ीसा। यानी कि जैसे ये उड़ीसा है, आज का जो उड़ीसा है, उस टाइम पे उसके अंदर ही 26 स्मॉल स्टेट्स थे। एंड एक रीजन है गुजरात का जिसके पास 14 बड़े बड़े स्टेट्स थे, 199 स्मॉल स्टेट्स एंड बाकी सारे न्यूमरस अदर डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेशन। सो बेसिकली बता रहे, एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहे कि अगर नेगोशिएशन ना होता तो कितने ज्यादा टुकड़े हो जाते, मतलब इंडिया के कितने ज्यादा पार्ट्स होते फिर अलग अलग ही। तो अब हम देखेंगे कि एक्चुअल में गवर्नमेंट की अप्रोच क्या थी। लेकिन इसको हमने क्वेश्चन में डाल दिया है ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए कि कैसे आ सकता है पेपर में। सो व्हाट वाज द अप्रोच ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टूवर्ड्स द प्रिंसली स्टेट इमीडिएटली आफ्टर द पार्टीशन ऑफ इंडिया इन 1947। सो इसके 3 थे कंसिडरेशन। सबसे पहला तो यही था कि द पीपल ऑफ मोस्ट ऑफ द प्रिंसली स्टेट क्लियरली वांटेड टू बिकम द पार्ट ऑफ इंडियन यूनियन। यानी कि जो प्रिंसली स्टेट में लोग रहते थे, जैसे कि मान लीजिए ये इंडिया है और यहाँ पे ये हैदराबाद है, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए। अब हैदराबाद के जो लोग हैं वो एक्चुअल में चाहते हैं कि वो रहेंगे इंडियन यूनियन के साथ, वो उनके साथ ज्वाइन हो जाएंगे। क्योंकि किसी को भी, कोई भी जनता को ये नहीं चाहिए कि उनके ऊपर कोई दबाव डाले, उन्हें नहीं चाहिए कि उनको कोई राजा है वो उनको रूल करे, हर किसी को डेमोक्रेसी चाहिए, इस वजह से। सो इसका सेकेंड पॉइंट ये है कि द गवर्नमेंट वॉज रेडी टू बी फ्लेक्सिबल इन गिविंग ऑटोनॉमी टू सम रीजन टू अकोमोडेट देयर डिमांड्स। अब कुछ जो रूलर्स थे वो कहते थे कि हमें ऑटोनॉमी चाहिए, यानी कि इंडिपेंडेंस चाहिए। इंडिपेंडेंस इन द सेंस उनको ये चाहिए कि भाई थोड़ा बहुत उनका भी राज चले। ऐसा ना हो जैसे कि ये एक स्टेट है तो ऐसा ना हो कि यहाँ पे जो राजा है उसका कोई रोल ही ना हो, भाई उसकी कोई वैल्यू ही ना हो, ऐसा कुछ रूलर्स का मानना था। तो गवर्नमेंट ने बोला ठीक है, गवर्नमेंट बहुत फ्लेक्सिबल थी, ठीक है हम थोड़ी बहुत ऑटोनॉमी जो है उस पर्टिकुलर रीजन को दे देंगे ताकि जो उनकी डिमांड्स है वो फुलफिल हो जाए और वो इंडिया के साथ ज्वाइन हो जाए। देन थर्ड है द गवर्नमेंट वॉज फर्म। मतलब गवर्नमेंट जो थी वो इस चीज को लेके बिल्कुल सख्त थी टू मेंटेन द इंटीग्रेशन एंड कंसोलिडेशन ऑफ द टेरिटोरियल बाउंड्री ऑफ द नेशन। इस पॉइंट का मतलब हम इस मैप में देख सकते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि कितने सारे टुकड़े हो जाते इंडिया के। सो गवर्नमेंट वॉज वेरी फर्म कि भाई जो बाउंड्री है इंडिया की वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि इंडिया का ऐसा ना हो कि भाई ये जो पार्ट है वो इंडिया के अंदर ही ना आए। तो गवर्नमेंट ने ये सोच लिया था कि ये जो पूरा इंडिया है इसको यूनाइट करके रहेंगे। सो अब इसका रिजल्ट क्या निकल के आया कि 15 अगस्त 1947 से पहले ही कुछ ऐसी, यानी कि ऑलमोस्ट काफी स्टेट्स ऐसे थे जो मान गए थे कि ठीक है वो जो है इंडिया के जो न्यू बाउंड्री बन रही है उसके साथ वो ज्वाइन हो जाएंगे। और उन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया जिसको कहते हैं इंस्ट्रूमेंट ऑफ सेशन। और ये इंपॉर्टेंट है कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ सेशन है क्या। इसका मतलब ये है कि जो स्टेट थे, जो भी प्रिंसली स्टेट थे, वो अग्री हो गए टू बिकम अ पार्ट ऑफ यूनियन ऑफ इंडियन। एंड लेकिन कुछ ऐसे स्टेट्स भी थे, प्रिंसली स्टेट्स जो भी थे, जिन्होंने जो ढीठ बने रहे, जिन्होंने बोला कि नहीं हमें मतलब हमें नहीं घुसना किसी भी उसमें, हमें इंडिपेंडेंट रहना है, हमें नहीं ज्वाइन होना इंडिया में।
स्पेशली कौन कौन से स्टेट्स थे, वो थे जूनागढ़, हैदराबाद, कश्मीर, मणिपुर। ये जो स्टेट्स थे, ये इन्होंने, इनके जो राजा थे, इन्होंने मना कर दिया था कि हमें इंडिया के साथ ज्वाइन नहीं होना, हम अपना इंडिपेंडेंट ही रहेंगे। सो जो जूनागढ़ का इशू था वो तो कैसे सॉल्व हो गया, वो हो गया बाय प्लेबिसाइड। प्लेबिसाइड बेसिकली वोटिंग सिस्टम ही होता है कि जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे ये है जूनागढ़ और यहाँ के जो लोग हैं उन्होंने वोट डाला और उन ज्यादातर लोगों ने यही बोला, मेजॉरिटी ऑफ पीपल ने यही बोला कि हमें इंडिया के साथ ज्वाइन होना है। तो इस वजह से वोटिंग के आधार पर जूनागढ़ को हमारे साथ ज्वाइन होना पड़ा, इंडिया के साथ ज्वाइन होना पड़ा। देन जो कश्मीर का है वो आप चैप्टर 8 में पढ़ेंगे तो हम उसको अच्छे से डिस्कस कर लेंगे। लेकिन अब हम हैदराबाद और मणिपुर का भी देख लेते हैं कि वो कैसे, उनको कैसे कन्विंस किया गया कि वो इंडिया के साथ ज्वाइन हो जाए। सो अब सबसे पहले हैदराबाद का केस देख लेते हैं। यहाँ पे हैदराबाद है और ये जो है ये लार्जेस्ट प्रिंसली स्टेट था दैट वॉज सराउंडेड बाय इंडियन टेरिटरी। एंड इसके अंदर जो है वो आज का जो महाराष्ट्र है हमारा, जो यहाँ पे पड़ता है, एंड कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, ये जो आज के स्टेट्स हैं वो उस टाइम पे हैदराबाद के अंदर आते थे। एंड इसके जो रूलर है उसको कहते थे निजाम। ये जो है ही वॉज वन ऑफ द वर्ल्ड्स रिचेस्ट मैन, यानी कि बहुत अमीर बंदों में से आता था। एंड ये चाहता था कि जो हैदराबाद है वो इंडिपेंडेंट ही रहे, वो किसी के वो इंडिया वगैरह इनमें ज्वाइन ना हो। और उसने एक एग्रीमेंट साइन कर दिया था जिसका नाम है स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट। इसका मतलब ये है कि उन्होंने ये साफ साफ बोल दिया था वो इंडिया के साथ ज्वाइन नहीं होंगे और वो अपना आराम से इंडिपेंडेंट ही रहेंगे। लेकिन अब क्या हुआ, जो पीजेंट्री थे तेलंगाना में, तेलंगाना आपको पता ही है कि जो आज का तेलंगाना है वो आंध्र प्रदेश के साथ वाला है ना, सो वो उस टाइम पे हैदराबाद के अंदर आता था। ये जो लोग थे तेलंगाना के वो विक्टिम थे, यानी कि उनपे सबसे ज्यादा अपराध किया होता था निजाम के थ्रू। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने अपनी आवाज उठानी शुरू कर दी और उन्होंने हड़ताल वगैरह करनी शुरू कर दी। और जो कम्युनिस्ट एंड हैदराबाद कांग्रेस थे वो उस मूवमेंट पे उनके साथ रहे और उन्होंने भी बोला कि भाई हैदराबाद को इंडिया के साथ ज्वाइन हो जाना चाहिए। अब जो निजाम है वो चुप तो रहेगा नहीं, तो उसने क्या करा, जो उसकी मिलिट्री है वहां पे भेज दी। उसकी मिलिट्री को कहते हैं रजाकार। तो वो रजाकार जो थे देवर फेमस कि वो बहुत ही ज्यादा अत्याचारी लोग थे। मतलब वो बिल्कुल नहीं देखते थे लड़का लड़की, कोई भी ऐसा नहीं देखते थे। उन जो सामने आता था उनके हाथ काट दिए, जिस मर्जी को मार दिया, जिस मर्जी लड़की को किडनैप कर लिया। मतलब उस टाइम पे ये रजाकार जो थे इनका बहुत गंदा वाला खौफ था लोगों के दिलों में। सो जब बहुत हद की बात हो गई कि जो रजाकार थे इन्होंने अत्याचार करने हद से ज्यादा ही इनका बहुत ज्यादा हो गया था, तो तब सेंट्रल गवर्नमेंट ने आर्मी को वहां पे भेजा टू टैकल द सिचुएशन। एंड फाइनली सितंबर 1948 में आर्मी ने कंट्रोल कर लिया निजाम की फोर्स को। एंड आफ्टर फ्यू डेज क्या हुआ, निजाम ने सरेंडर कर लिया एंड देन हैदराबाद जो है वो इंडिया के साथ आ गया। अब मणिपुर का केस देख लेते हैं कि मणिपुर कैसे इंडिया में ज्वाइन हुआ। सो इंडिपेंडेंस के कुछ दिन पहले ही जो महाराजा थे मणिपुर के, जिनका नाम है बोधा चंद्र सिंह, इन्होंने साइन कर दिया इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। अब हमने अभी डिस्कस किया इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन क्या होता है। ये मतलब, इसका मतलब होता है कि प्रिंसली स्टेट्स ने मान लिया है कि वो इंडिया के साथ ज्वाइन हो जाएंगे। इस एग्रीमेंट में ये होता है कि भाई प्रिंसली स्टेट्स मान चुके हैं, जो भी वो राजा महाराजा है वो मान चुका है कि वो इंडिया के साथ ज्वाइन हो जाएगा। लेकिन गवर्नमेंट ने उनको एश्योर करा कि उन्हें इंटरनल ऑटोनॉमी दी जाएगी, यानी कि जो मणिपुर है वहाँ पे उनका राज चलेगा। ऐसा नहीं कि भाई बिल्कुल ही हटा देंगे उन्हें वहाँ से, नहीं। इंडियन गवर्नमेंट ने कहा कि आपको इंटरनल ऑटोनॉमी जो है वो दी जाएगी। अब अंडर द प्रेशर ऑफ पब्लिक ओपिनियंस महाराजा ने क्या करा, इलेक्शन करवाए मणिपुर में इन जून 1948 एंड द स्टेट कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। और जो स्टेट जो था, मतलब जो मणिपुर था, वो बन गया कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। अब इस वजह से मणिपुर कहते हैं कि मणिपुर वॉज द फर्स्ट पार्ट ऑफ इंडिया टू होल्ड एन इलेक्शन बेस्ड ऑन यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। अब आपको पता ही होगा ये क्या होता है। इसका मतलब होता है कि कोई भी इंसान जब 18 साल से बड़ा होता है तो वो वोट दे सकता है। सो बेसिकली मणिपुर वॉज द फर्स्ट पार्ट ऑफ इंडिया, पहला पार्ट था इंडिया का जिसने इलेक्शन करवाए थे ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। सो लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ मणिपुर की जो बनी, वहाँ पे जो उनके बीच में थोड़े
प्रॉब्लम्स थी, क्योंकि जो कांग्रेस थी वहाँ पे वो चाहती थी कि वो इंडिया के साथ ज्वाइन हो जाए, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं थी इंडिया के साथ ज्वाइन होने पे, लेकिन जो बाकी की पॉलिटिकल पार्टीज थी वो अपोज करती थी इस डिसीजन को कि इंडिया के साथ ज्वाइन नहीं होना। देन सितंबर 1949 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक्चुअल में कन्विंस कर लिया महाराजा को ये मर्जर एग्रीमेंट साइन करने के लिए, और महाराजा ने क्या करा, जो वहाँ की लेजिस्लेटिव असेंबली है उनसे पूछा भी नहीं। इस वजह से वहाँ के जो लोग बाग थे वहाँ पे बहुत ज़्यादा गुस्सा था इस बात को लेके। सो अब हम पढ़ेंगे रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स, ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। सो जैसे कि हम सब जानते हैं कि कॉलोनियल रूल के टाइम पे जो ब्रिटिशर्स थे उस टाइम पे जो स्टेट्स की बाउंड्रीज थी वो कैसे डिवाइड हो रखी थी, या तो कुछ स्टेट्स आते थे प्रिंसली, कुछ स्टेट आते थे राजा महाराजाओं के अंदर, और कुछ आते थे ब्रिटिशर्स के अंडर। तो उसके हिसाब से इन्होंने जो बाउंड्रीज थी वो डिवाइड कर रखी थी, ठीक है। लेकिन जो हमारे लीडर्स थे उन्होंने सोच रखा था कि वो स्टेट्स को डिवाइड करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ लिंग्विस्टिक प्रिंसिपल। In fact, after the Nagpur session of Congress in 1920, principle was to recognize as the basis of reorganization of Indian National Congress Party itself. And जो provisional कांग्रेस कमेटी थी वो क्रिएट की गई थी बाय लिंग्विस्टिक जोन्स, वो कमेटी फॉलो नहीं करती थी एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन ऑफ ब्रिटिश इंडिया। बट पार्टीशन के बाद चीज़ें बदल गई, बिकॉज जो हमारे लीडर्स थे उनको ऐसा लगा कि जस्ट अभी अभी पार्टीशन हुआ है, सो इस वजह से मेमोरी ऑफ पार्टीशन वॉज स्टिल फ्रेश। सो इस वजह से अगर हम लोग लैंग्वेज के हिसाब से स्टेट्स को ऑर्गेनाइज करते हैं तो क्या हो सकता है कि इंडिया जो है उसमें फिर से डिसइंटीग्रेशन हो जाए, यानी कि लड़ाई वगैरह हो जाए और इंडिया जो है उसके फिर से हिस्से हो जाए। सो उनको इस चीज़ का डर था, और उन्हें ये भी था कि जो अटेंशन है अभी उनका मेन फोकस है सोशल और इकोनॉमिक जो चैलेंजेस हैं उसे फेस करना। सो अगर वो लिंग्विस्टिक के हिसाब से स्टेट को रीऑर्गेनाइज करेंगे तो इस वजह से हो सकता है कि ये इन कामों पे वो ध्यान ना दे पाए। तो उन्होंने सोचा कि अब इसका ये जो रीऑर्गेनाइजेशन है इसको भी थोड़े दिन रहने देते हैं। लेकिन ये जो इनका डिसीजन था ये बिल्कुल पसंद नहीं आया लोकल लीडर्स को और आम जनता को। इनफैक्ट तेलुगु स्पीकिंग एरियाज़ में प्रोटेस्ट चालू हो गए। जो एरिया मद्रास प्रोविंस के अंदर आता था और अब वो तमिलनाडु के अंदर आता है, तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश, केरला, कर्नाटका, ये एरिया के अंदर आता था। मैं आपको एक बार मैप पे दिखा देती हूँ। ये रहा मद्रास, एंड ये एरिया कवर करता था तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, सम पार्ट्स ऑफ आंध्र प्रदेश, यानी कि काफ़ी सारा एरिया को ये कवर करता था। सो यहाँ पे जो तेलुगु स्पीकिंग लोग थे उन्होंने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। सो उन्होंने बोला कि तेलुगु स्पीकिंग एरियाज़ जितने भी हैं वो सेपरेट हो जाना चाहिए फ्रॉम द मद्रास प्रोविंसेस। एंड देन जो पी सिरारमुल्लू जो कांग्रेस लीडर थे उन्होंने क्या करा, वो फास्ट पे गए एंड अनफॉर्चुनेटली उस फास्ट की वजह से उनकी डेथ हो गई, क्योंकि उन्होंने वो फास्ट 56 डेज़ के लिए रखा था। एंड इसका रिज़ल्ट ये निकला कि जो लोग बाग थे उनको और भी ज़्यादा गुस्सा आया एंड पीपल इन लार्ज नंबर टुक टू द स्ट्रीट्स। सो फाइनली प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस करा द फॉर्मेशन ऑफ सेपरेट आंध्रा स्टेट इन दिसंबर 1952। सो फिर आंध्रा, जैसे यहाँ पे मद्रास का ये पार्ट था ना पहले, सो ये सेपरेट स्टेट बन गया। सो जब आंध्रा का अलग फॉर्मेशन हो गया तो उसके बाद जो बाकी स्टेट्स थे उन्होंने भी लिंग्विस्टिक बेसिस पे, लैंग्वेज के बेसिस पे डिमांड करनी शुरू कर दी। एंड देन क्या 1953 में जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी उन्होंने एक कमीशन बनाई जिसका नाम है स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन। एंड ऑन द बेसिस ऑफ इट्स रिपोर्ट द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट वॉज पास। तो उस कमीशन के रिपोर्ट के आधार पर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास हुआ। कब हुआ था वो 1956 में, और इसका रिजल्ट क्या निकला कि 14 नए स्टेट्स बने, 14 स्टेट्स एंड 6 यूनियन टेरिटरीज उस टाइम पे।